सुनसान अंधेरा जंगल और आधी रात। इंसान तो क्या, शायद प्रेत भी उस अंधेरे में आगे बढ़ने से घबराएंगे, पर ये क्या? दूर अंधेरे में एक जवान और सुंदर लड़की तेजी से जंगल में भागी जा रही थी। लड़की क्या, शायद खुद इंद्र की चहेती अप्सरा मेनका ही जैसे जमीन पर उतर आई थी। उसका संगमरमर जैसा तराशा हुआ गठीला बदन, जो दूध से भी ज्यादा सफेद था, लंबी सुराहीदार गर्दन, गुलाब की पंखड़ी जैसे कोमल होंठ, बड़ी मस्त आंखें और भरी हुई छाती। पर इतनी रात गए वो अकेले जंगल में आखिर कहां भटक रही थी? उसके पैर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे और सांस भी भारी होने लगी। ठंड के मारे उसका शरीर कांप रहा था। उसके कमर तक गिरते लंबे बाल तूफानी हवा से लड़ रहे थे। चारों तरफ तेज हवा के साथ बर्फ गिर रही थी। पीछे कई घोड़ों की टाप उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो जानती थी कि वो लोग उसके करीब पहुंच चुके हैं। उसके तन पे बारीक साड़ी के अलावा और कुछ न था। उसके दांत ठंड से बच रहे थे, पर वो आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल की जमीन बर्फ से ढकी थी, इसलिए उसका हर कदम मुश्किल से पड़ रहा था। कांटों से भरी एक झाड़ में उसकी साड़ी फंस गई और उसके कपड़ों को चीर दिया। बर्फीली हवा अब सीधे उसके शीशे जैसे जिस्म से टकरा रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ गौरी कमजोर पड़ रही थी। पीछे आदमी आपस में बात कर रहे थे। किसी भी हाल में राजकुमारी का बच्चा बचना नहीं चाहिए। बच्चा? पर उसके साथ तो कोई बच्चा नहीं है। महल से तो वो अकेली ही निकली है। गधे, बच्चा उसके पेट में है। पहला आदमी झल्ला के बोला। गौरी ने एक हाथ अपने पेट पर रखा, जैसे वो हाथ से अपने बच्चे तक आने वाली मुसीबत को रोक रही हो, कि तभी उसका पैर ढीली बर्फ पर पड़ा और वो बर्फ पर फिसलती हुई मीलों नीचे जाकर पेड़ से टकराई और बेहोश हो गई। कुंदन बैरागी ने चांदनी रात में चमकीली बर्फ पर राजकुमारी को बेहोश पाया। उसके तन पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ चीथड़े बचे थे। बैरागी उसके नीले होंठ और सफेद पड़ते शरीर को देखकर समझ गया था कि उसकी सांसें जमना शुरू हो गई हैं। बैरागी ने राजकुमारी की सुराही जैसी गर्दन के नीचे हाथ डाल के उसका चेहरा ऊपर किया। इसमें कोई शक नहीं कि राजकुमारी गौरी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कुंदन के हाथ की गर्माहट का एहसास होते ही गौरी ने अपनी कमजोर आंखें खोल दी। बैरागी हड़बड़ा के हाथ हटाने लगा तो राजकुमारी ने अपना कांपता हुआ बर्फीला हाथ उसके हाथ पर रख दिया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि कुंदन अपना हाथ हटाए। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और अपने सर को कुंदन के सीने पर गिरा दिया। कुंदन बैरागी ने एक हाथ उसकी खुली कमर के नीचे डालकर उसे अपने शरीर के और पास खींचा। कुंदन अब गौरी के कमजोर दिल की धड़कन को साफ महसूस कर सकता था। गौरी, जो घंटों से बर्फ में पड़ी थी, इंसान के शरीर की गर्माहट के एहसास से कुंदन की बाहों में सिमटती चली गई। कुंदन जानता था कि गौरी की जान बचाने के लिए उसे कई सीमाओं को लांघना होगा। उसने एक एक करके अपने कपड़े उतारे। बर्फ में पड़ी गौरी कुंदन को देख रही थी, पर जब कुंदन उसके ऊपर झुका तो गौरी ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ में कुंदन का हाथ लिया और अपने माथे पे लगी चोट तक उसकी उंगलियां ले गई। चोट गहरी थी, इसलिए खून अब तक पूरी तरह से जमा नहीं था। बैरागी की उंगलियों पे खून लग गया। गौरी ने बैरागी की उंगलियां अपनी सूनी मांग पर लेकर रख दी। बैरागी एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने राजकुमारी की मांग भर दी। गौरी ने अपने शरीर को बैरागी के हवाले कर दिया। बैरागी ने गौरी के ठंडे बदन को खुद से जोड़ लिया। गौरी के शरीर में जमती बर्फ पिघलना शुरू हो गई। कुंदन बैरागी उसकी सुंदरता के दलदल में धंसता चला गया। बर्फीली रात दो आत्माओं के मिलन को देखती रही।
इस मिलन को 7 साल गुजर गए थे। गौरी आज कुंदन की पत्नी थी। वो चूल्हे पर झुकी आग जलाने की कोशिश कर रही थी। तभी 7 साल का भैरव अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए कुटिया में घुसा। भैरव को देखते ही उसने अपना सारा ध्यान छोटे से भैरव की ओर कर दिया। किसने रुलाया मेरे राजा बेटा को? कोई राजा नहीं, मैं सिर्फ मनहूस हूं। कौन कहता है? सब कहते हैं। लाशों को जलाने वाले डोम का बेटा हूं मैं। मां, सब एक साथ खेलते हैं, बस मैं अकेला रह जाता हूं। हम गांव में क्यों नहीं रहते? इस काली चोटी पर सबसे अलग क्यों रहते हैं? रानी जोत मंदाकिनी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। इस वीराने में बसे गांव में भी कुंदन बैरागी की कुटिया ठीक शमशान पार जंगल के किनारे काली चोटी पर थी। इसलिए लोग भूल कर भी उधर से नहीं निकलते थे। पर गौरी अपने बेटे को यह सब नहीं बताना चाहती थी। उसने प्यार से भैरव के सर पर हाथ फेरा। क्योंकि तुम सबसे अलग हो भैरव। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है। देखना, तुम एक दिन इस दुनिया पर राज करोगे। एक रात भैरव की आंख खुली तो उसने देखा कि कुंदन बैरागी उसकी मां गौरी का हाथ कस के पकड़े हैं और आग में चाकू दबाकर उसकी मां के हाथ पर रख देता है। उसकी मां दर्द से चीख पड़ती है। छोटा सा भैरव हैरान था, क्योंकि आज से पहले उसने बैरागी को कभी भी अपनी मां के साथ बुरा बर्ताव करते नहीं देखा था। भैरव दौड़ के अपने नन्हे हाथों से कुंदन पर हमला करता है। छोड़ो मेरी मां को! भैरव भाग के गौरी से लिपट गया। बैरागी गुस्से से बौखलाया हुआ कमरे से बाहर चला गया। गौरी ने भैरव को गले से लगा लिया और कई बार उसकी भोली सी सूरत को चूमा। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे डर था कि कोई आ ना जाए। वो डरी आवाज में बार बार बस एक ही बात दोहराती, जो बाबा कहेंगे वही करना, उनकी सारी बात मानना, उन्हें नाराज नहीं करना, समझे भैरव? भैरव ने अपना सर तो हां में हिलाया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया था। वो मां की गोद में ही सो गया। दूसरे दिन जब उठा तो उसकी मां कहीं भी नहीं थी। उसने पूरी काली चोटी ढूंढ ली। भैरव ने थक हार के जब कुंदन से पूछा तो उसे टका सा जवाब मिला, मर गई तेरी मां। भैरव ने कुंदन से फिर कभी कोई सवाल नहीं पूछा। भैरव धीरे धीरे वो रात भी भूल गया। उसे याद रही तो मां की ये बात, जो बाबा कहेंगे वही करना। लेकिन उसके मासूम मन में ये शक बैठ गया कि उसकी मां मरी नहीं, बल्कि उसके बाबा ने ही गुस्से में उसे मार दिया है। भैरव इस बात से भी अनजान था कि उसका कोई दुश्मन था जो उसके जन्म से पहले से ही उसे मारना चाहता था। पर उसकी मां के साथ क्या हुआ, जिस मां ने उसे बचाने के लिए इतना संघर्ष किया? आज वो नन्हे से भैरव को अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? एक तूफानी रात कुंदन बैरागी रोज की तरह जंगल में ही रात बिता रहा था। भैरव कुटिया में सहमा हुआ अकेला बैठा था। उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। रोते हुए बच्चे की आवाज में दर्द सुन के भैरव से रहा नहीं गया और वो हिम्मत करके डरते कदमों से आवाज की तरफ गया। जंगल में कुछ दूर पे ही उसे कंबल का एक छोटा सा गट्ठर दिखाई दिया। उस गट्ठर में से एक छोटा सा हाथ बाहर दिख रहा था, जैसे उससे मदद मांग रहा हो। भैरव कुछ दूरी पे खड़ा था। दूसरी तरफ से एक खूंखार भेड़िया गट्ठर में लिपटी उस छोटी सी बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। भैरव के अंदर का सारा डर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। जहां उसकी उम्र के बच्चे शायद डर से बेहोश हो जाते, भैरव का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने अगल बगल नजर दौड़ाई। किसी जंगली जानवर की पैर हड्डी वहां पड़ी थी। भैरव ने धीरे से झुककर हड्डी उठाई और धीमे धीमे भेड़िए की तरफ बढ़ा। भैरव जब बच्ची के बिल्कुल करीब पहुंच गया
तब भेड़िए ने सर उठाकर उसे देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कुछ देर देखते रहे। भैरव सिर्फ 10 साल का था, पर चेहरा डर की जगह जैसे किसी अद्भुत शक्ति से चमक रहा था। भेड़िए ने 2 कदम पीछे लिया और भैरव के ऊपर छलांग मारी। भैरव अपनी जगह पर जमा रहा। जब भेड़िया हवा में ठीक उसके ऊपर आया और अपना मुंह खोला तो भैरव ने उठाई हुई हड्डी उसके मुंह में डाल दी। भेड़िया लुढ़क कर बगल में गिरा। भेड़िया मुंह में फंसी हड्डी में उलझ गया। 10 साल के भैरव की नजर चारों तरफ के जंगल के अंधेरे पर पड़ी। उसने देखा कि वो लोग एक नहीं, कई चमकीली आंखों से घिर गए हैं। ये चमकीली आंखें दर्जन भर भेड़ियों की थी, जो भैरव और मासूम बच्ची को नोच नोच के खा जाना चाहते थे। भैरव ने झट से कंबल में लिपटी बच्ची को उठाया और पूरी ताकत से कुटिया की तरफ भागा। कुछ देर तक तो उसे अपने पीछे दौड़ते भेड़ियों की आवाज आ रही थी, पर उसके कुटिया पहुंचते पहुंचते वो आवाजें जंगल में पीछे छूट गईं। कुटिया के अंदर पहुंचकर भैरव ने छोटी सी बच्ची को देखा। वो शायद अभी कुछ घंटों की ही थी। भैरव का छोटा सा मन ये सोच ही नहीं पा रहा था कि कोई इतनी सुंदर और छोटी सी बच्ची को अंधेरे जंगल में भेड़ियों के लिए कैसे छोड़ सकता है। उसे समाज पर गुस्सा आया, वही समाज जो उसे मनहूस और छोटी सी बच्ची को बोझ समझता है। भैरव ने उस रोती हुई बच्ची को गले से लगा लिया। उसने ये फैसला कर लिया था कि वो इस बेसहारा बच्ची का सहारा बनेगा। भैरव ने उसका नाम अपने भोले की सवारी के नाम पर नंदी रखा। भैरव के बाबा कुंदन बैरागी को उनके घर में होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। न भैरव और नंदी उसे अपने होने का एहसास दिलाते। भैरव का जन्म किस बड़े मकसद के लिए हुआ था, यह उसे अब तक नहीं पता था। उसे सिर्फ एक ही मकसद पता था कि नंदी को वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज नंदी 10 साल की हो गई थी और भैरव 20 साल का। शाम को जब भैरव नंदी को गांव के स्कूल से लेने जाता तो रास्ते भर में नंदी उसे पूरे गांव की खबर दे देती। भैयू, पता है आज सरिता ताई की आरती चाची से भयंकर लड़ाई हुई और घुंघरू है ना, उसके बाबा आज शहर से उसके लिए 3 तरह की मिठाई और काले मोती की माला लाए। धक्के की बकरी ने 3 बच्चे दिए हैं और वो अपनी मुन्नी दादी है ना, उनके दांत नकली हैं। रात को कटोरे में ढक के रखती हैं। भैरव उसकी सारी बातें ऐसे सुनता जैसे वो दुनिया की सबसे जरूरी बातें हों। आज भी जब रोज की तरह भैरव नंदी को लेने गांव के लिए निकला तो काली चोटी से उतरते वक्त उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा है। भैरव के पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने बगल में बहती नदी के ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। पानी में उसका अक्स दिख रहा था और उसके ठीक पीछे थी वो 2 लाल आंखें। भैरव बिजली की तरह पलटा, पर वहां कोई भी नहीं था। क्या ये मेरा भ्रम है? नहीं, वो 2 लाल आंखें मुझे सच में दिखाई दी थी। भैरव खुद से ही बुदबुदाया। भैरव जब गांव में घुसा तो भगदड़ मची थी। पूछने पर पता चला कि नदी किनारे फिर एक लाश मिली है। रानी जोत में इस हफ्ते ये 3री लाश थी। ये मामूली बात नहीं थी। पूरे गांव में एक डर का माहौल छा गया। भैरव भी भीड़ के साथ नदी किनारे पहुंचा तो सामने एक आदमी की लाश पड़ी मिली। गांव का कोई भी आदमी डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहा था। भैरव आगे बढ़ा और लाश को पानी से खींचकर जमीन पर लेकर आया। उसने लाश को गौर से देखा। लाश की गर्दन के ठीक नीचे चाकू का घाव था और जिस्म पर 3 गहरे अंदर तक चीरते हुए घाव। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, किसी जंगली जानवर का काम है, तीनों लाशों पर एक जैसे घाव हैं। बिरजू बाबा बोले, 1 हफ्ते में 3 हो गए, अब तो शाम के बाद घर से निकलना खतरनाक है। किसी ने कहा, सूरज डूबते ही नाकाबंदी करवानी पड़ेगी। एक तो अच्छे शिकारियों को जंगल में भेजकर इस जानवर को मरवाना होगा। अमृत चाचा बोले, पर भैरव पूरे जंगल को अपने आप से ज्यादा जानता था। वहां कोई ऐसा जानवर नहीं था
जो ऐसा घाव कर सके। तीनों घाव में बराबर की दूरी और चीरे की सफाई से भैरव की समझ में आ गया था कि यह जख्म किसी हथियार से ही किया गया था। पर सवाल यह था कि ऐसा हथियार गांव में किसके पास हो सकता है। रोज की तरह दोपहर का खाना खिला के भैरव नंदी को सुलाकर जंगल से लकड़ियां लेने गया। भैरव लकड़ियां लेकर जब घर आया और देखा कि कुंदन बैरागी दरवाजे की चौखट पे बैठा लंबी सांसें भर रहा था, जैसे कहीं से भाग कर आया हो। बैरागी से कुछ भी पूछने की हिम्मत भैरव के पास नहीं थी। बैरागी ने कुटिया की छत से एक ढीली बिल्ली खींची और अपने हाथ के सामान को बिल्ली के पीछे कुटिया की छत पर छुपा दिया। भैरव की नजर तब जाके उसके हाथ पर पड़ी। कुंदन बैरागी के हाथ में खून से सना एक त्रिशूल था। त्रिशूल की 3 नुकीली धार ठीक वैसा ही घाव बनाती जैसा नदी पर मिली लाश के ऊपर था। क्या गांव में हो रही हत्या का जिम्मेदार कुंदन था? तभी भैरव ने देखा कि कुंदन के हाथ और सीने पे ताजे खून के निशान थे। उसे अचानक नंदी याद आई। भैरव के हाथ से लकड़ियां छूट गई। वो भागता हुआ कुटिया के अंदर पहुंचा तो देखा दीवार पर खून की छींटें थीं और खून से लथपथ नंदी अपने बिस्तर पर पड़ी थी। क्या कुंदन ने ही नंदी को मार दिया? राजकुमारी गौरी की जिंदगी का क्या राज था और क्या है भैरव की जिंदगी का सच? जानने के लिए सुनते रहिए। अब तक आपने सुना कि भैरव को जन्म से पहले ही कुछ लोग उसे मार देना चाहते थे, पर भैरव की मां कुंदन बैरागी के साथ शादी करके काली चोटी पर सबसे अलग रहने लगती है। फिर एक दिन अचानक भैरव की मां गायब हो जाती है। एक दिन जब भैरव घर पहुंचता है तो देखता है कि कुंदन बैरागी खून से सना त्रिशूल कुटिया की छत में छुपा रहा है। भैरव भाग के कुटिया के अंदर जाता है तो देखता है कि खून से लथपथ नंदी अपने बिस्तर पर पड़ी है। अब आगे। खून में लथपथ नंदी को देख भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर के लिए उसके दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया। वो कुछ भी सोचने समझने की ताकत खो चुका था। पहले उसकी मां और अब नंदी। बचपन से लेकर अब तक उसने कुंदन से कोई सवाल नहीं किया, पर आज कुंदन ने हर सीमा तोड़ दी थी। भैरव के अंदर सालों का गुस्सा ज्वाला बनकर फूट गया। वो बाहर निकला, लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठाई और कुंदन बैरागी की तरफ बढ़ा। बैरागी जंगल की तरफ मुंह किए खड़ा था। उसकी पीठ भैरव की तरफ थी। गुस्से में अंधे भैरव ने कुल्हाड़ी हवा में उठाई कि तभी पीछे से आवाज आई, भैयू। भैरव के हवा में उठे हाथ और बैरागी की तरफ बढ़ते कदम दोनों वहीं के वहीं जम गए। भैरव ने पलट कर देखा तो खून में लथपथ नंदी आंख मलती हुई कुटिया के बाहर खड़ी थी। भैरव को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। नंदी ने फिर आवाज लगाई, भैयू कुटिया में। भैरव के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। उसने दौड़ के नंदी को गले लगा लिया। उसकी जान में जान आई। नंदी बिल्कुल ठीक थी। भैरव ने उसे सर से पांव तक देखा। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? ये खून कहां से आया? नंदी ने कुटिया की तरफ इशारा किया। भैरव भाग के कुटिया में घुसा। नंदी के बिस्तर के पास गया। बिस्तर के पीछे पहाड़ी भालू मरा पड़ा था। भैरव ने चैन की सांस ली। खिड़की से बाहर उसने कुंदन बैरागी को देखा। वो अभी भी जंगल की तरफ मुंह किए खड़ा था। भैरव ने नंदी को नहला धुलाकर साफ किया, फिर कुटिया की सफाई में लग गया। जब उसने भालू का शव उठाया तो उसने देखा कि भालू की गर्दन से पीठ तक वही 3 गहरे घाव थे जो गांव वालों की लाशों पर मिलते थे। भैरव ने एक नजर कुटिया की छत की तरफ डाली जहां कुंदन बैरागी ने अपना त्रिशूल छुपाया था। भले ही कुंदन ने नंदी की जान बचाई थी, पर गांव के लोगों को तो उसी ने मारा था। उसका सबूत अब भैरव के हाथ में था। पर आखिर क्यों? भैरव को हर हाल में सच जानना था। उस दिन भैरव ने एक भी मिनट के लिए नंदी को अकेला नहीं छोड़ा। जैसे उसे खोने का डर उसके दिल में बस गया था। भैरव के दिल में उसकी मां के जाने का जख्म आज ताजा हो गया था। रात को भी उसने नंदी को अपने ही साथ सुलाया। छोटी सी नंदी उसका हाथ पकड़े सपनों की दुनिया में खो गई। भैरव की भी आंख लग गई।
रात में अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से भैरव की आंख खुल गई। वो दरवाजे तक गया। उसे लगा शायद कुंदन बैरागी है, पर जब उसने कुटिया से बाहर देखा तो उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। भैरव उसकी तरफ बढ़ने लगा। भैरव जैसे जैसे आगे बढ़ता उसे औरत की सिसकियां साफ सुनाई देती। भैरव को आवाज जानी पहचानी से लगी। वो आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कौन है वहां? भैरव ने आवाज लगाई। औरत भैरव की आवाज पर चुप हो गई। भैरव ने फिर आवाज दी, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे भैरव की तरफ मुड़ी और कुटिया की रोशनी में आगे आई। भैरव का सर चकरा गया। सामने गौरी खड़ी थी, उसकी मां। इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी। भैरव के पैर जम गए। मां! गौरी की आंखों में आंसू थे। भैरव, मेरा राजा बेटा। भैरव को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो मां की तरफ बढ़ा, पर गौरी ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। आगे मत बढ़ना भैरव। क्यों मां? मैं तुझसे नहीं मिल सकती, पर एक मां के दिल के हाथों मजबूर होके आज चली आई। गौरी ने रोते हुए कहा। क्यों नहीं मिल सकती मां? कौन सी ऐसी ताकत है जो एक मां को बेटे से नहीं मिलने देती? प्यार आसानी से नहीं मिलता भैरव, वो कुर्बानी मांगता है। मैं तेरे लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं मां। एक बार ठीक से सोच ले भैरव, इतना आसान नहीं होगा, और अगर बाद में मन बदला तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। इसमें सोचना क्या है मां? मेरे लिए दुनिया में सबसे जरूरी तुम हो। तुम्हें वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे रास्ता बताओ। गौरी कुछ देर चुपचाप खड़ी भैरव को देखती रही, जैसे उसके दिमाग की सारी बातें वो सुन सकती थी। फिर उसने कहा, मुझे पाने के लिए तुम्हें अपनी किसी कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी भैरव। कीमती चीज? भैरव के माथे पर बल पड़ गए। उसके पास तो कोई भी कीमती चीज नहीं थी। वो परेशानी से अपनी मां की तरफ देखने लगा। ध्यान से सोचो भैरव, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? उसके पास गिनती की 4 चीजें थी। एक कुल्हाड़ी, कुछ कपड़े, बादल, उसका घोड़ा और नंदी। भैरव का दिमाग सुन्न हो गया। नंदी? उसने अपनी मां की तरफ देखा। गौरी की आंखों में आंसू भरे थे, जैसे वो जानती थी कि वो क्या मांग रही थी। भैरव के पैर कमजोर पड़ गए और वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। भैरव के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी। वो शायद सच में अपनी मां को वापस ला सकता था। भैरव को अपने सिर पे अपनी मां का हाथ अच्छे से याद था, जैसे दुनिया की कोई भी मुसीबत उस तक नहीं पहुंच सकती थी। वो उस हाथ को महसूस करना चाहता था। आज इतने सालों बाद एक उम्मीद नजर आई थी कि शायद वो अपनी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसा सकता था। वो इस मौके को हाथ से कैसे निकलने दे सकता था। पर नंदी? गौरी शायद कुछ समझ गई। अपना ख्याल रखना भैरव, अब शायद तुम मुझे कभी ना देखो, पर बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती है। इतना कह के गौरी जंगल की तरफ मुड़ी। भैरव बौखला गया। नहीं मां, तुम मुझे फिर से छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका है भैरव, तुम्हें नंदी को मारना होगा। क्या तुम ये कर सकोगे? मैं करूंगा मां। भैरव के सिर पे एक जुनून सवार था। उसने कुटिया के बाहर रखी कुल्हाड़ी उठाई और कुटिया में घुसा। नंदी की आंख खुल गई थी और शायद उसने भैरव और गौरी की सारी बातें भी सुन ली थी। वो डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। भैयू, मैं तुम्हारी नंदी। नंदी सिसकी लेते हुए कहती है, पर भैरव जैसे अंधा बहरा हो गया था। भैयू, मुझे मत मारो। नंदी फिर गिड़गिड़ाती है, पर भैरव के सिर पर जुनून सवार था। वो कुल्हाड़ी हाथ में लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाता गया। भैरव अब ठीक नंदी के सामने था और नंदी के पास भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। भैरव ने कुल्हाड़ी नंदी की गर्दन पे रख दी। नंदी के मुंह से डर के मारे कुछ नहीं निकला, पर उसने अपनी आंखों से एक आखिरी बार अपने भाई से मिन्नत की। भैयू, मैं तुम्हारी नंदी। भैयू, मुझे मत मारो। भैरव ने हाथ हवा में उठाया और एक ही बार में नंदी का सर धड़ से अलग गिर गया। सामने शीशे में नंदी के खून में भीगा भैरव का चेहरा था और उसके ठीक पीछे थी गौरी। पर जब गौरी ने अपना चेहरा ऊपर किया तो भैरव ने देखा वो 2 लाल आंखें उसको देखकर मुस्कुरा रही थीं। वही लाल आंखें
जो हर जगह साए की तरह भैरव के साथ रहती थी। भैरव पसीने में भीगा हुआ जाग उठा। उसने बगल में देखा तो लिहाफ की परतों में बटोरी नंदी आराम से सो रही है। एक और डरावना सपना। भैरव कुछ देर नंदी के चेहरे की मासूमियत देखता रहा, जब तक उसके दिल की धड़कन की रफ्तार कुछ धीमे नहीं हो गई। सुबह भैरव रोज की तरह लकड़ियां काट रहा था। भैरव का सिर दर्द से फट रहा था, पर यह दर्द, वो डरावने सपने अब धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। तभी उसने सामने से आती नंदी को देख खुद को संभाला। वो अपनी किसी भी परेशानी को नंदी तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। नंदी की भोली सी सूरत पर चिंता की गहरी लकीरें देख भैरव ने पूछा, क्यों मंत्री जी, आज की क्या ताजा खबर है? पर मंत्री जी का मुंह लटका हुआ देख भैरव समझ गया कि मामला गंभीर है। कुछ मिन्नत सिफारिश के बाद नंदी ने बताया, वो अपने स्कूल के नए मास्टर जी है ना, उनसे सारे बच्चे बड़े दुखी हैं। अच्छा, क्यों? कल धक्के की बकरी उसकी हिंदी की किताब खा गई। मास्टर जी ने उसे बाहर खड़ा कर दिया। बताओ जरा, इसमें धक्के की क्या गलती थी? बात तो ठीक है ना? फिर इतने मुश्किल मुश्किल पाठ पढ़ाते हैं और याद ना हो तो बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर देते हैं। अच्छा, तो दिक्कत मास्टर जी हैं? नहीं बुद्धू, दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत तो ये है कि आज गांव के सारे बच्चे मेरे पास आए थे ताकि मैं पगला बाबा से काला जादू करा के मास्टर जी को वापस उनके घर भेज दूं। गांव के बच्चे कुंदन बैरागी को पीठ पीछे पगला बाबा कहकर बुलाते थे। लोगों का कहना था कि उसके बस में दम पिशाच भी है। बस इसी का फायदा उठा के नंदी ने गांव के बच्चों पर अपना रौब जमा लिया था। कोई भी नंदी को किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, वरना नंदी उन्हें पगला बाबा से कहकर भस्म ना कर देती। भैरव को नंदी की परेशानी समझ में आ गई। इस बार नंदी अपने ही जाल में फंस गई थी, पर नंदी के सुंदर चेहरे पर चिंता देख भैरव को तरस आ गया और उसने नंदी के आगे हमेशा की तरह हथियार डाल दी। तो मेरी क्या मदद चाहिए? इतना सुनते ही नंदी का चेहरा जैसे फूल सा खिल उठा। नंदी ने झट से पूरा प्लान भैरव को बता डाला। भैरव नंदी के छोटे से शरारती दिमाग से हैरान था, लेकिन उसे मना कर पाना उसके बस में नहीं था। तभी अचानक बैरागी वहां आया। जाके गांव से दूध ले आओ, बैरागी ने गरज कर कहा। दूध तो अभी रखा, भैरव ने कहना शुरू ही किया था कि कुंदन फट पड़ा। जितना कहा है उतना करो। भैरव ने चुपचाप गांव का रास्ता पकड़ लिया। नंदी भी दुम की तरह उसके पीछे हो ली। भैरव अपनी सोच में डूबा पहाड़ उतर रहा था कि तभी नंदी ने कहा, भैयू एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दूध क्या मुंह में भर के लाएंगे? भैरव को तब एहसास हुआ कि वो दूध लाने का बर्तन तो लाना ही भूल गया। उसने नंदी को वहीं सेब के पेड़ पर बैठाया और वापस कुटिया की तरफ दौड़ा। पर कुटिया के करीब पहुंचते ही भैरव ने देखा कि एक आदमी सर से पांव तक काली चादर लपेटे बैरागी के ठीक सामने खड़ा था। उस आदमी की पीठ भैरव की तरफ थी तो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर कुंदन उसे साफ दिख रहा था और कुंदन बैरागी का चेहरा किसी डर से काला पड़ गया था। भैरव ने कुंदन को आज से पहले इस रूप में कभी नहीं देखा था। ये एक अनोखी बात इसलिए थी कि भैरव की जिंदगी में काली चोटी पर उसके परिवार के अलावा और कोई जिंदा इंसान कभी नहीं आता था। कुंदन का ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई दोस्त। फिर आज अचानक ये कौन आ गया था? कुंदन बैरागी के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो इस इंसान के ही इंतजार में सारा दिन नीम के नीचे पड़ा था। भैरव एक पेड़ की ओट में हो गया। मैंने कई बार संदेशा भेजा पर तुम आए नहीं, तो सोचा आज खुद जाके मिल लूं। काली चादर वाले आदमी ने कहा। मैं कुछ काम में व्यस्त था, कुंदन ने नजरें चुराते हुए कहा। तुम्हारी व्यस्तता के बारे में ही बात करने आए हैं बैरागी। आदमी की आवाज संजीदा हो गई। हमारी एक अमानत तुम्हारे पास पड़ी है, उसे तुम्हें वापस करना होगा। उसे बचाना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है। मैं कर लूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, कुंदन बोला। और तुम्हारे मरने के बाद दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। खतरा बड़ा है बैरागी, और वो लड़का हमारी आखिरी उम्मीद है। तुम उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। उसे मैंने पाल, पर मत भूलो कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है बैरागी। वो हमारी अमानत है तुम्हारे पास। अब समय आ गया है, हमें उसकी जरूरत है। तुम्हें उसे वापस भेजना होगा। आदमी का स्वर तीखा हो गया था। इतना कह के वो साया जिस रास्ते से आया था उस रास्ते की तरफ मुड़ गया।
चादर से मुंह इस तरह ढका था कि चेहरा नहीं दिख रहा था। जाते जाते काली चादर वाले आदमी ने एक बार ठीक उस पेड़ की तरफ देखा जहां भैरव छिपा खड़ा था। भैरव पीछे हट गया। आदमी के मुंह से धीरे से निकला तथास्तु, और वो मुस्कुराते हुए जंगल में गायब हो गया। भैरव ने अभी अभी जो कुछ सुना था वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। 100 सवालों ने भैरव को आकर घेर लिया। वो अजनबी कौन था, कहां से आया था, कौन सा समय आ गया है? लेकिन इन सब में एक चीज जो उसके कानों में अब तक गूंज रही थी वो थी, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या है भैरव की असलियत? वो 2 लाल आंखें किसकी हैं और भैरव से क्या चाहती हैं? आखिर कुंदन बैरागी गांव वालों की हत्या क्यों कर रहा है?